जलालपुर में सिंधु नाम का एक कबाड़ वाला रहता था। वह बहुत गरीब था। उसे गरीबी की वजह से कबाड़ का काम करना पड़ता था, वरना उसे तो मैकेनिक बनना था और उसे इसका बहुत शौक भी था। एक समय की बात है, जलालपुर में एक महामारी फैल गई। हर जगह लोग मरने लगे, खास तौर पर मजदूर, रोज कमाई करने वाले भूखे मरने लगे। सभी लोग मजबूरी में अपने गांव वापस जाने लगे। सभी मजदूर बहुत परेशान थे। अब वो क्या करते? अरे भैया, यहाँ तो हमारा जीना बेकार है। अब तो सब पैदल जा रहे हैं। ऐसे कैसे जाएंगे? छोटे छोटे बच्चों को लेकर के पैदल चलना भी बेवकूफ़ी होगी। अब तो जीने के साधन भी नहीं है यहाँ पर। गांव तो जाना ही होगा। चलो भाई, सभी पैदल ही चल पड़ते हैं। यह सब देखकर सिंधु निराश और दुखी हो गया। उसने सोचा, क्यों ना इन सभी मजदूरों की, गरीबों की मदद की जाए। उसने मदद के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी। उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं रोज देखती हूँ, आप इनका दुख देख नहीं पाते। मैं जानती हूँ आपके अंदर एक मैकेनिक छुपा हुआ है। यही समय है उसे बाहर निकालने का। अजी, आपके पास तो इतनी सारी गाड़ियों के टुकड़े हैं, आप इन सबको जोड़कर एक गाड़ी क्यों नहीं बना लेते? उसे अपने ट्रैक्टर से जोड़ दीजिएगा। जितनी लंबी गाड़ी बन सकती है बना दीजिए। सवारी भी उतनी ही होगी और इन बेचारे गरीबों की कुछ मदद हो जाएगी। अरे वाह, तुमने क्या तरकीब बताई है। मैं तो यह जरूर कर सकता हूँ। मैं आज से ही इस काम पर लग जाऊंगा। तुम जाकर सभी मजदूरों को सूचना दे दो। अगले दिन से ही वो काम पर लग जाता है। उस दौरान उसकी पत्नी सभी मजदूरों को ये सूचना दे देती है। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी जाने की तैयारी कर लेती हूँ। सभी मजदूर बहुत खुश हो जाते हैं और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर ट्रैक्टर ट्रेन बनकर तैयार हो जाती है। गांव के सभी मजदूर तालियां बजाकर उस ट्रेन का स्वागत करते हैं। आज इस ट्रेन के कारण वो अपने गंतव्य तक पहुंच पा रहे थे। जैसे ही सभी मजदूर ट्रेन में बैठकर निकले, अरे अरे रुको, कहाँ जा रहे हो इतनी लंबी गाड़ी लेकर? परमिशन है इसकी तुम्हारे पास? भाई साहब, ये मेरे मजदूर भाई हैं। ये भूखे मर रहे थे, इनका काम बंद हो गया है। मैं इन्हें लेकर गांव जा रहा हूँ। अब बताइए, सरकार ने तो मदद नहीं की, इसके अलावा मैं क्या करता? हाँ भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो। चलो जाओ और इन्हें सुरक्षित गांव पहुंचा दो। वापस पहुंचने तक सरकार की चिट्ठी भी उसे मिल जाती है, जिसमें सरकार उनके काम से बहुत खुश होती है और उन्हें इनाम देती है। एक कबाड़ी वाला अपने अंदर की प्रतिभा निकाल पाता है और एक अच्छा काम कर पाता है। सुपर बाइक वाला चोर। चंदनगढ़ के लोग आए दिन होने वाली चोरियों से परेशान थे। एक चोर उनके घरों से, दुकानों से सामान चोरी करके ले जाता था। कई बार तो रास्ते में चलते हुए बैग व पर्स भी छीन कर ले जाता था। सभी लोग जानते थे कि वह धर्मू है, जो कि एक सुपर बाइक पर हवा की तरह आता है और चोरी करके हवा की तरह चला जाता है। अरे, अपना पर्स बगल में दबा कर चलो, पता नहीं कब सुपर चोर आए और तुम्हारा पर्स छीन कर ले जाए। फिर तो मैं गले का हार उतार कर भी पर्स में रख देती हूँ। वह औरत अभी हार उतार कर पर्स में रख ही रही होती है, तभी बाइक पर धर्मू आता है और कब उसके गले से हार छीन कर ले जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। वह दोनों बस शोर मचाते रह गए, चोर चोर पकड़ो, चोर चोर। चंदनगढ़ की पुलिस भी सुपर बाइक वाले चोर से परेशान थी। बसंत कुमार वहां के नए एसपी बनकर आए थे। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक चोर पूरे इलाके में चोरियां कर रहा है और तुम उसे पकड़ भी नहीं पा रहे। क्या करें सर, हमारे पास खटारा गाड़ियां हैं। जब तक वो चोरी करके निकल जाता है तब तक तो यह स्टार्ट भी नहीं होती। अपनी पुलिस टीम की यह बात सुनकर एसपी कुमार पुलिस डिपार्टमेंट से तेज भागने वाली जीप और मोटरसाइकिलें इशू करवाते हैं। एक दिन पुलिस को पता चलता है कि धर्मू गांव के मंदिर से सोना चुराने वाला है। वह लोग मंदिर आने जाने वाले सभी रास्तों की नाकाबंदी कर देते हैं। तभी धर्मू हवा की तरफ बाइक पर आता है और मंदिर से सोना चुराकर भागने लगता है। पुलिस वाले उसकी नई जीप और मोटरसाइकिल से पीछा करते हैं और आगे रास्ता रोक देते हैं। नाकाबंदी देखकर धर्मू अपनी बाइक का एक बटन दबाता है और उसकी बाइक हवा में उड़ने लगती है और
पुलिस की नाकेबंदी को पार करके गायब हो जाती है। धर्मू हवा में उड़ता हुआ कहता है, क्या हुआ एसपी, मुझे पकड़ना चाहते हो? आओ आओ, पकड़ो पकड़ो, मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें 7 जन्म लगेंगे। यह देखकर एसपी वसंत कुमार अपना सिर पकड़ लेते हैं और मन ही मन कहते हैं, मुझे सुपर चोर को पकड़ने का कोई उपाय करना होगा। कुछ दिनों बाद वह उसे फंसाने के लिए चंदनगढ़ में एक गहनों की एग्जीबिशन लगवाते हैं। एग्जीबिशन के बीचों बीच एक कीमती हीरा रख देते हैं। सुपर चोर धर्मू को जब यह पता लगता है तब वह उस हीरे को चुराने के लिए एग्जीबिशन में आता है, लेकिन जैसे ही वह हीरा लेकर जाने लगता है उसकी बाइक जमीन पर चिपक जाती है। वह हैरान हो जाता है, अरे यह क्या हो गया, मेरी बाइक चल क्यों नहीं रही? तभी वह उड़ने वाला बटन दबाता है, लेकिन उसकी बाइक उड़ती भी नहीं। तभी चारों तरफ से उसे पुलिस घेर लेती है और एसपी वसंत कुमार उससे कहते हैं, बच्चू, अगर तेरे पास सुपर बाइक है तो हमारे पास सुपर ग्लू है। ये हीरा तो तुझे फंसाने के लिए रखा था, इसके चारों ओर मैंने सुपर ग्लू बिछा दिया था जिससे तेरी बाइक चिपक गई है। और इस तरह एसपी वसंत कुमार की सूझबूझ से सुपर बाइक चोर धर्मू को पुलिस पकड़ लेती है और उसके द्वारा चुराया गया सारा सामान बरामद कर लोगों को वापस कर देती है। जादुई भैंस। रामदीन एक ग्वाला था। उसके पास बहुत सारी भैंसें थीं। उन भैंसों का दूध निकालकर वह शहर ले जाकर बेचता। रामदीन बाकी गांव वालों के साथ बस्ती में रहा करता था, लेकिन वह सभी ग्वालों से अलग अपनी भैंसों से बहुत प्यार किया करता था। वह सिर्फ अपनी भैंसों का ही नहीं बल्कि बस्ती की सभी भैंसों का ख्याल रखता था। अरे देखिए राम, इन भैंसों को क्यों मार रहे हो? देखो रामदीन, मुझे शिक्षा मत दो, कितनी ढीठ भैंस है ये, कब से खोला है, चल ही नहीं रही चरने के लिए। अरे भाई, जरा प्यार से एक बार इसकी पीठ पर हाथ तो फेरो, देखना कैसे चल पड़ेगी। रामदीन ने जैसे ही भैंस की पीठ पर हाथ फेरा, वह वहां से उठकर घास चरने के लिए मैदान की ओर चली गई। एक दिन जब रामदीन अपनी भैंसों को लेकर पहाड़ी वाले मैदान से घास चराकर घर के लिए वापस ला रहा था, तभी उसने देखा कि नाले में से किसी भैंस के रंभाने की आवाज आ रही है। उसने भागकर देखा तो कमलू की बूढ़ी भैंस वहां गिरी पड़ी थी। वो भागकर कमलू के पास गया। अरे कमलू, तुम्हारी भैंस नाले में गिरी है, चलो चलकर उसे बचाओ वरना वो मर जाएगी। अरे तो ठीक है ना, मरती है तो मर जाए, वैसे भी उस बूढ़ी भैंस का मैं क्या करूँगा, दूध वो तो देती नहीं है, चारा डबल खाती है। कैसे आदमी हो तुम कमलू, उस भैंस का दूध बेचकर तुमने इतना पैसा कमाया, इतनी सारी भैंसें खरीदी और अब उसे मरने के लिए छोड़ दिया, कुछ तो दया करो। हाँ हाँ, तुम्हें दया आ रही है, जाओ तुम जाकर बचा लो उसे। रामदीन गुस्से में वहां से चला जाता है और कुछ मजदूरों को लेकर उस बूढ़ी भैंस को नाले से बाहर निकालता है और अपनी भैंस के साथ अपने तबेले में रखता है और उसकी खूब सेवा करता है। कुछ ही दिनों में भैंस बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। एक दिन रामदीन जब तबेले में भैंसों को चारा देने गया, तभी उसे आवाज आई। रामदीन देखकर हैरान हो गया कि उस बूढ़ी भैंस के थनों से लगातार दूध निकलता जा रहा है। देखते ही देखते दूध के सभी बर्तन भरते चले गए, लेकिन दूध बहना बंद नहीं हुआ। रामदीन हैरान था। हे प्रभु, यह कैसा चमत्कार है, बूढ़ी भैंस के थनों से दूध। यह देखकर बूढ़ी भैंस बोली, रामदीन, तुमने मेरी जान बचाकर मेरी रक्षा की है। मैं एक जादुई भैंस हूँ, मेरे थनों का दूध कभी खत्म नहीं होगा। अरे भैंस जी, अब तो दूध देना बंद कर दो, सभी बर्तन भर गए, अब कल दूध देना। रामदीन के ऐसा कहते ही भैंस का दूध बंद हो गया और उस दिन से जब रामदीन बोलता तो वह जादुई भैंस जितना रामदीन को चाहिए होता उतना दूध दे देती। रामदीन अब सबसे अधिक दूध बेचने लगा और अमीर होता चला गया।
जब भी कोई उससे इसका राज पूछता तो वह कहता, यह तो मेरी इस बूढ़ी जादुई भैंस का कमाल है। इलेक्ट्रिकल बॉयलर भट्टी। सुंदरनगर, जैसा नाम वैसा गांव। सुंदरनगर बहुत ही सुंदर गांव था। वहां पर पहाड़, झीलें, पेड़ पौधे और कई तरह के फूल पौधे पाए जाते थे। इन पेड़ों पर रहने वाले जीव जंतु इसकी सुंदरता को और बढ़ाते थे। झीलों में रहने वाली मछलियां सभी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। सुंदरनगर की नैसर्गिक सुंदरता को देखने जगह जगह से टूरिस्ट वहां आते थे। वाओ, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस। कितनी सुंदर जगह है। मेरा तो दिल करता है मैं यहीं रह जाऊं। सुंदरनगर में ऐसे ही रोज टूरिस्ट आते हैं। गांव के लोगों के लिए आमदनी का यह अच्छा जरिया था। लोगों ने जगह जगह छोटी छोटी दुकानें खोल रखी थी। सुंदरनगर को प्रदूषण से बचाने के लिए वहां पर इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाहन चलते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन एक आदमी पंचायत के मुखिया के पास आता है। मेरा नाम शिव प्रसाद है। मैं आपके गांव के पास वाले जंगल में कत्था बनाने की एक फैक्ट्री लगाने वाला हूँ। मैंने इसके लिए सरकार से परमिशन ले ली है। बस मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं सर, आप लगा सकते हैं। बस 2 शर्तें हैं। एक तो आपको फैक्ट्री में गांव के लोगों को रोजगार देना होगा, और दूसरी सबसे बड़ी शर्त, पेड़ों को सीमित मात्रा में काटना होगा। शिव प्रसाद मान जाता है और सुंदरनगर के आसपास के जंगलों में खैर के पेड़ काटकर कत्था बनाने का काम शुरू हो जाता है। गांव के लोगों को इसमें रोजगार भी मिलता है। लेकिन फैक्ट्री की भट्टी जो लकड़ी से चलती थी, उसके उठने वाले धुएं के कारण धीरे धीरे सुंदरनगर की सुंदरता पर ग्रहण लगना शुरू हो जाता है। अब वहां आने वाले टूरिस्ट इस धुएं के कारण परेशान होने लगते हैं। अरे, हमने तो सुना था सुंदरनगर बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ तो काला काला धुआं छाया हुआ है। चलो चलो चलो, यहाँ से हम कहीं और घूमने चलते हैं। गांव के लोग इस समस्या को लेकर मुखिया के पास आते हैं। मुखिया जी, इस फैक्ट्री की वजह से हमारा सुंदरपुर अपना वजूद खोता जा रहा है। लेकिन यह भी तो सोचो, इस फैक्ट्री की वजह से कितने बेरोजगार लड़कों को नौकरी मिली है। वह सभी फैक्ट्री मालिक शिव प्रसाद को पंचायत में बुलाकर कहते हैं, शिव प्रसाद जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपको भट्टी के प्रदूषण का कुछ करना होगा। देखिए मुखिया जी, भट्टी है या तो लकड़ी से जलेगी या तेल से जलेगी। आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तभी वहां खड़ा गांव का एक लड़का विक्रम बोल पड़ता है, सर, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी फैक्ट्री में बिजली से चलने वाली भट्टी लगा देता हूँ, जिससे आपका काम भी हो जाएगा और धुआं भी नहीं फैलेगा। शिव प्रसाद मान जाता है। विक्रम अपने साथियों के साथ मिलकर लकड़ी वाली भट्टी की जगह बिजली से चलने वाली बॉयलर भट्टी लगा देता है, जिसके कारण फैक्ट्री भी चलती रहती है और सुंदरनगर की सुंदरता भी बनी रहती है। Please subscribe.